क्या आप और आपका पार्टनर अलग अलग धर्मों से हैं और शादी के लिए धर्म बदलने के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, या शायद आप दोनों को ही कोई धार्मिक रस्म नहीं चाहिए, बस एक सिंपल सी कोर्ट मैरिज करनी है। लेकिन इसका नाम सुनते ही कई कपल्स 30 दिन के नोटिस वाली बात को लेकर थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ये प्रोसेस उनकी प्राइवेसी में दखल ना दे या कोई सामाजिक दिक्कत ना खड़ी कर दे। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह, और एक एडवोकेट होने के नाते मैं आपको इसी डर और कंफ्यूजन को दूर करने आया हूं। इस वीडियो में हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के दिल यानी सेक्शन 4 to 14 तक, यानी कि 4 से 14 तक के सभी सेक्शन को समझेंगे। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग बता तो देते हैं प्रोसेस को, लेकिन सेक्शन वाइज नहीं बताते हैं। तो मैं आपको सेक्शन वाइज समझाने जा रहा हूं। देखिए, शादी की जो नींव होती है ना, वो सेक्शन 4 है। हालांकि मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक दूसरे वीडियो में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 और स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 में कोई डिफरेंस नहीं है। वो शादी की शर्तों के बारे में बात करता है। बट क्विकली मैं बता सकता हूं आपको कि सबसे पहले सेक्शन 4 में अगर आपको शादी करनी है तो पहले से आपकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए और कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। अगर लिविंग स्पाउस है तो डिवोर्स हुआ होना चाहिए। दूसरा, वैलिड कंसेंट हासिल करने के लिए उनकी दिमागी हालत सही होनी चाहिए। एज कंप्लीट होनी चाहिए, यानी लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। और किसी भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आप नहीं कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी। हालांकि इंटर रिलीजन अगर आप शादी कर रहे हैं तो प्रोहिबिटेड का सवाल ही नहीं आता है। तो ये आपको मोटे तौर से जो है सेक्शन 4 बताता है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए ये कंडीशंस होते हैं। अब सेक्शन 5 और 6 के बारे में बताने जा रहा हूं। जो सेक्शन 5 और 6 नोटिस देने के बारे में है और उसको पब्लिक करने के बारे में है। देखिए, अब जब आप जानते हैं कि आप शादी कर सकते हैं तो प्रोसेस शुरू होता है नोटिस देने से। बस यहीं से आपकी कानूनी प्रक्रिया का पहला चैप्टर शुरू होता है। लेकिन घबराइए मत, मैं आगे बताऊंगा कि इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सेक्शन 5 में शादी के इरादे का नोटिस यानी नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज आपको देना होता है। आपको अपने होने वाले विवाह की एक लिखित सूचना मैरिज ऑफिसर को देनी होती है, जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन बोलते हैं। इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है जो एक्ट के दूसरे शेड्यूल में दिया गया है। नोटिस कहां देना है? आपको उस जिले के मैरिज ऑफिसर को नोटिस देना होगा जहां लड़के या लड़की में से कोई भी एक नोटिस देने की तारीख से कम 30 दिन से रह रहा हो। मान लीजिए लड़का दिल्ली में रहता है और लड़की मुंबई में, तो वो या तो दिल्ली में नोटिस दे सकते हैं या मुंबई में। बस शर्त यह है कि उनमें से कोई एक वहां पिछले 30 दिनों से रह रहा हो। अब इसके साथ में जरूरी होता है डॉक्यूमेंट्स। नोटिस के साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे, जैसे एज प्रूफ। एज प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या 10वीं की मार्कशीट आप दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली का बिल इत्यादि दे सकते हैं। आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी दे सकते हैं। इसके अलावा दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो देना होता है। अगर लागू हो आपके सिचुएशन पे तो तलाक की डिग्री या डेथ सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। अब मैं बात करूंगा सेक्शन 6 के बारे में, जिसमें मैरिज नोटिस बुक और पब्लिकेशन के बारे में बताऊंगा। जैसे ही आप मैरिज ऑफिसर को नोटिस देते हैं, वो उसकी एक कॉपी अपने ऑफिस में एक ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहां सबकी नजर पड़े, जैसे कि नोटिस बोर्ड। इसी को नोटिस पब्लिकेशन कहते हैं। साथ ही इस नोटिस की जानकारी एक मैरिज नोटिस बुक में लिखी जाती है, जिसे कोई भी बिना कोई फीस दिए देख सकता है। इस नोटिस को पब्लिक करने का मकसद ट्रांसपेरेंसी को रखना है, ताकि अगर किसी को भी इस शादी से कोई कानूनी आपत्ति हो तो वो उसे सामने रख सके। यही वो स्टेप होता है जहां कई कपल्स असहज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनल जानकारी सार्वजनिक हो जाती है। अब सवाल यह है कि मान लीजिए किसी ने आपत्ति कर दिया, तो आपत्ति का हल कैसे होगा? अब आपत्ति के हल पे मैं बात करूंगा सेक्शन 7 से लेकर के सेक्शन 10 के बीच में। देखिए, नोटिस लगने के बाद 30 दिनों का वेटिंग पीरियड शुरू होता है। ये 30 दिन आपत्तियों यानी ऑब्जेक्शन के लिए होता है। सबसे पहले बात करूंगा सेक्शन 7 के लिए, यानी शादी पर आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन टू मैरिज। लेकिन मैं इसके बारे में बताऊं उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वो नोटिस होता है या फिर नोटिस बोर्ड पे आपके मैरिज को
डिस्प्ले करना होता है, इन सभी चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। और बहुत आसानी से, अगर सबसे इजी तरीके से हम आपको मैरिज करना है तो मुंबई इज़ द सेफेस्ट प्लेस जहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे प्लेस है जहाँ पे आप मैरिज कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके बात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में। देखिए, अगर आपको इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो बेहतर होगा कि आप पहले लीगल एडवाइस बुक करें और उसके बाद से आप उस प्रोसेस को ठीक से समझें, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो देखिए, मैं सेक्शन 7 के बारे में बता रहा था कि नोटिस पब्लिश होने के 30 दिनों के अंदर कोई भी व्यक्ति इस शादी पर आपत्ति उठा सकता है। लेकिन रुकिए, आपत्ति का कारण सिर्फ वही हो सकता है जो सेक्शन 4 की शर्तों को तोड़ता हो। यानी कोई ये दावा कर सकता है कि लड़के या लड़की की उम्र कम है, या कोई एक पहले से शादीशुदा है, किसी की जाति, धर्म या सोशल स्टेटस के आधार पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। और सेक्शन 8 कहता है प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन। अब क्या प्रोसीजर होगा अगर ऑब्जेक्शन आ गया है तो? अगर कोई वैलिड आपत्ति आती है तो मैरिज ऑफिसर जांच पड़ताल शुरू करेगा। उसे ये जांच आपत्ति मिलने के 30 दिनों के अंदर पूरी करनी होती है। वो दोनों पार्टियों से और आपत्ति करने वाले से बात करेगा, सबूत देखेगा और फैसला करेगा कि आपत्ति में दम है या नहीं दम है। अगर आपत्ति सही निकलती है तो मैरिज ऑफिसर शादी करवाने से मना कर देगा। अगर आपत्ति झूठी निकली तो उसे खारिज कर दिया जाएगा और आपकी शादी का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर मैरिज ऑफिसर शादी से मना करता है तो आप उसके फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो ये नोटिस को कंपलसरी किया गया है, इस पर काफी बहस भी हुई है। ये जानना दिलचस्प है कि इस 30 दिन के नोटिस को पब्लिक करने की प्रक्रिया को अदालतों में चैलेंज किया गया। 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले में कहा था कि 30 दिन का नोटिस छापना कोई अनिवार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कपल्स की प्राइवेसी के अधिकार का हनन कर सकता है। उस फैसले के मुताबिक ये कपल्स की मर्जी पर होना चाहिए कि वो नोटिस पब्लिश करवाना चाहते हैं या नहीं। हालांकि यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है और पूरे देश में एक जैसा नियम लागू नहीं है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 30 दिन का नोटिस पीरियड एक कानूनी जरूरत है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आज की तारीख में सेफ साइड पर रहने के लिए आपको यह मानकर चलना चाहिए कि 30 दिन का नोटिस पीरियड लगेगा। अब आता है सबसे लास्ट पड़ाव, यानी कि सेक्शन 11 से 14 तक, घोषणा और शादी का सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। 30 दिन का इंतजार खत्म होने और सभी आपत्तियों के निपटारे के बाद आप शादी के फाइनल स्टेप के लिए तैयार है, जिसमें सेक्शन 11 कहता है डिक्लेरेशन पर साइन करना होता है, यानी डिक्लेरेशन बाय पार्टीज एंड विटनेसेस। शादी वाले दिन लड़का और लड़की 3 गवाहों को मैरिज ऑफिसर के सामने एक डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करना होता है। इस डिक्लेरेशन में आप ये कंफर्म करते हैं कि आप अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के शादी कर रहे हैं और शादी की सभी कानूनी शर्तों को पूरा करते हैं। सेक्शन 12 कहता है शादी की जगह और तरीका, यानी प्लेस एंड फॉर्म ऑफ सोलमलाइजेशन। शादी मैरिज ऑफिसर के ऑफिस में हो सकती है, या अगर आप चाहें तो एक फीस देकर के, एक तय फीस देकर के आप मैरिज ऑफिसर को किसी और जगह, जैसे किसी होटल, बैंक्वेट हॉल या अपने घर पर भी बुला सकते हैं। बस वो जगह उसी जिले में होना चाहिए। जैसे अभी अभी आमिर खान ने एक हिंदू महिला से शादी करने के लिए, अपनी तीसरी शादी करने के लिए मैरिज ऑफिसर को अपने वेन्यू पर बुलाया था। शादी की रस्म बेहद सिंपल होती है, कोई हवन निकाह की जरूरत नहीं होती है। मैरिज ऑफिसर और 3 गवाहों के सामने सिंपली एक दूसरे से एक कहना होता है कि मैं, मान लीजिए मैं अपना नाम बोलूं, मैं सुभाष सिंह, आपको पार्टनर का नाम मान लीजिए कुछ भी हो, स्वाति, अपनी कानूनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। अगर यही फीमेल साइड से हो तो फीमेल साइड से भी इसी तरीके से बोला जा सकता है। बस ये शब्द कहते ही आपकी शादी कानूनी तौर पर पक्की हो जाती है। अब शादी का सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज क्या होता है? जैसे ही शादी संपन्न होती है, मैरिज ऑफिसर मैरिज सर्टिफिकेट बुक में आपकी शादी की डिटेल्स दर्ज करता है। इस पर आप दोनों, तीनों गवाहों और मैरिज ऑफिसर के साइन होते हैं। इसके तुरंत बाद मैरिज ऑफिसर आपको मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर देता है। यह सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपकी शादी का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है। यह भारत और विदेशों में आपकी शादी को कानूनी मान्यता देता है। पासपोर्ट, वीजा, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, विरासत जैसे हर कानूनी काम के लिए यह एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट होता है।
अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन 14 जो सबसे लास्ट है, इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपने आज एप्लीकेशन दिया, 30 दिन के बाद आपको दोबारा जाना था, अब आप 90 दिनों तक नहीं गए, यानी कि 3 महीने तक नहीं गए, तो एक बात गांठ बांध लीजिए, सेक्शन 5 के तहत जो आपने नोटिस दिया था वो 3 महीने के अंदर अगर आपने शादी नहीं किया तो वो नोटिस एक्सपायर हो जाता है, और इसके बाद अगर आप प्रक्रिया करना चाहते हैं तो पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को उन सभी दोस्तों और कपल्स के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और ऐसे ही काम या कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, कानून आपको डराने के लिए नहीं बल्कि ताकत देने के लिए बना है। सही जानकारी के साथ आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।